तो आज हम भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही अहम हिस्से धारा 3 पर बात करने वाले हैं। इसे आप नए क्रिमिनल कोड का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ये वो बुनियादी नियम तय करता है जो बताते हैं कि किसी क्राइम में शामिल हर इंसान की जिम्मेदारी कैसे तय होगी। ये नियम सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या किया गया, बल्कि ये भी देखते हैं कि उसके पीछे की सोच, उसकी मंशा क्या थी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई अपराध कई लोग मिलकर करते हैं, तो क्या कानून की नज़र में सभी बराबर के अपराधी हैं? क्या सबकी सज़ा एक जैसी होगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 में मिलता है। आज की हमारी चर्चा में हम इन 6 मुख्य हिस्सों को कवर करेंगे। हम संहिता के छिपे हुए नियमों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक परिभाषा सब पर लागू होती है। इसके बाद हम सामान्य आशय के सिद्धांत, ज्ञान और इरादे की भूमिका, हिस्सों में बटे अपराध और आखिर में कैसे अलग-अलग भूमिकाओं के लिए अलग-अलग अपराध तय होते हैं, इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जुड़ा है संहिता के एक बहुत ही बेसिक उसूल से। ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि अगर कोई परिभाषा या कोई नियम एक बार बता दिया गया तो वो पूरी संहिता में हर जगह वैसे का वैसा ही लागू होगा। अब ये कानून बनाने के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि कानून लिखने वालों को हर सेक्शन में एक ही बात बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। एक बार किसी शब्द का मतलब बता दिया तो बस वो हर जगह मान्य होगा। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर किसी हत्यारे को पकड़ता है। अब टेक्निकली तो वो उस इंसान की आज़ादी छीन रहा है, लेकिन वो अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो कानून के तहत एक सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन में आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रिंसिपल और कैसे काम करता है। अब हम कुछ ऐसे खास शब्दों की बात करेंगे जिनकी परिभाषा एक बार तय हो गई तो पूरे कानून पर वही रहती है। मिसाल के तौर पर कब्जा या पोजेशन। कानून ये नहीं मानता कि कब्जा सिर्फ किसी चीज को हाथ में रखने से होता है। अगर किसी की कोई चीज उसके जीवन साथी, क्लर्क या नौकर के पास भी है तो भी कानूनी तौर पर कब्जा उसी व्यक्ति का माना जाएगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ये एक और बहुत दिलचस्प बात है। कानून के नज़र में कार्य या एक्ट का मतलब सिर्फ कुछ करना नहीं होता। कुछ ना करना भी एक कार्य हो सकता है, अगर वो काम करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी थी। इसे इल्लीगल ओमिशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है। अब आते हैं धारा 3 के सबसे अहम हिस्से पर, जिसे कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत कहते हैं। ये वो जगह है जहां कानून बताता है कि जब कोई अपराध एक पूरी प्लानिंग के साथ ग्रुप में किया जाता है तो क्या होता है। तो सामान्य आशय का सिद्धांत क्या कहता है? सीधी सी बात है, अगर कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई क्राइम करते हैं तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वो क्राइम अकेले किया हो। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। अच्छा, अब ग्रुप क्राइम में एक और लेयर होती है। चलिए उसे समझते हैं। मान लीजिए कोई पक्की योजना नहीं है, लेकिन सबको पता है कि कुछ गलत होने वाला है और उनका इरादा भी वही है। तब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ग्रुप में हर इंसान की अपनी सोच, अपनी नीयत भी देखी जाती है। अगर कोई ये जानते हुए भी किसी अपराध में शामिल होता है कि ये गलत है, तो वो अपने इस ज्ञान और इरादे के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब कुछ ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां एक ही क्राइम अलग-अलग लोगों के अलग-अलग कामों से मिलकर बनता है। इस उदाहरण को देखिए। एक व्यक्ति किसी को मारना चाहता है, वो उसे खाना देना बंद कर देता है, जो कि एक अवैध लोप है, और साथ ही उसे पीटता भी है, जो कि एक कार्य है। जब इन दोनों की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है तो ये हत्या का पूरा अपराध बनता है। ये उदाहरण तो और भी साफ कर देगा कि साझा इरादा या कोऑपरेशन कितना मायने रखता है। पहले केस में दोनों जेलर मिलकर प्लान बनाते हैं, इसलिए दोनों हत्या के दोषी हैं। लेकिन दूसरे केस में उनके बीच कोई प्लान नहीं था, तो जो दूसरा जेलर आया वो तो हत्या का दोषी है, लेकिन पहला वाला सिर्फ हत्या की कोशिश का दोषी माना जाएगा। देखा कितना बड़ा फर्क है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे पेचीदा कॉन्सेप्ट पर। यह बताता है कि कैसे एक ही क्राइम में शामिल लोगों को अलग अलग अपराधों का दोषी ठहराया जा सकता है। ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत जरूरी है। देखिए, बी ने गुस्से में, उकसावे में आकर हमला किया, इसलिए उसे कम गंभीर अपराध यानी गैर इरादतन हत्या का दोषी माना गया। लेकिन सी, उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उसने ठंडे दिमाग और पुरानी दुश्मनी की वजह से हथियार दिया। उसकी मंशा साफ थी, इसलिए वो हत्या का दोषी है। एक ही घटना, लेकिन इरादे अलग अलग, तो सजा भी अलग।
और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 ये बिल्कुल साफ कर देती है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि वो क्यों हुआ, किस इरादे से और किस जानकारी के साथ हुआ। न्याय सिर्फ किए गए काम को नहीं, बल्कि उसके पीछे की मंशा को भी तौलता है।